बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी होती है, ऐसे ही 2 पार्टी होना जरूरी है किसके अंदर, शेयर ऑफ गुड्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल है, कैसे हो आप सब? यस सर, बहुत बढ़िया, आप बताओ? एकदम बढ़िया सर। चलो आज हम नए टॉपिक से शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। नया टॉपिक, नया चैप्टर। नया चैप्टर हमारे यहाँ होता है नया एक्ट। और नया एक्ट मतलब हमें ये पता लगाना होता है ये एक्ट आया क्यों, इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर होगी, और इस एक्ट को हम क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ेंगे। देखो ये जो हमारा एक्ट है ना, ये देखो ये एक्ट आया कब। सबसे पहले तो ये जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट आया था वो आया था 1930 में। 1930 में। और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट है वो कब आया था सर? हमारा कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट आया था 1872 में। ठीक है। और जो हमारा गुड्स सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, सोगा जिसको हम बोलते हैं, वो आया है सर हमारा 1930 में। देखो एक्ट तो ये भी हमारा 95 ईयर्स पुराना तो है ही। अब मैंने आपको पहले तो बता ही रखी है बात है कि एक्ट को लाना इंपॉर्टेंट क्यों होता है और एक्ट को लाना ज़रूरी क्यों होता है। लोग कानून या फिर लोग बेईमान हो जाते हैं तो सरकार को एक्ट लाना पड़ता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लाना पड़ता है जिसके तहत लोग उसके दायरे में रह के काम करें। देखो ये भी एक्ट हमारा इंडिपेंडेंस से पहले आया था, जब ब्रिटिशर्स का रूल हुआ करता था हमारे इंडिया पे। बट वहाँ पे भी जब भी बेईमान लोग तो होते ही होंगे ना, तो इस चक्कर में ये एक्ट लाना पड़ा। अभी एक्ट लाया था वही जो हमने बताया था कैसे एक्ट लाते हैं। पहले फाइनेंस बिल होता है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट, फिर वो फाइनेंस बिल जो है वो एक्ट बनता है। ऐसे ये एक्ट आया होगा। अब देखो सर, आप ये सोच रहे होगे कि इस एक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या कैसे कैसे होता है ना। ये देखो सबसे बेहद आसान, बेहद 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 सबसे आसान एक्ट है ये। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट पढ़ लिया है ना तो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें तो कवर हो चुकी है। अब आपको सिर्फ कुछ कुछ और एक्स्ट्रा बातों को पता करना पड़ेगा। बट जिन बच्चों ने कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट नहीं करा ना, उनको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल अलग एक्ट है। हाँ, कुछ कुछ हम प्रिजम्पशंस लेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, बट डोंट वरी, हम हर चीज़ कवर करेंगे। आपको ऐसा ना लगे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करके नहीं आए, क्या तो हम ये एक्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सर जी आप ये एक्ट बिल्कुल कर सकते हो, इवन इफ आपने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा हो तो भी। चलिए आइए शुरुआत करते हैं इस एक्ट की, भगवान का नाम लेके, जय श्री राम। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, इसकी पहली यूनिट है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अच्छा सुनो मेरी बात, जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट बनता कैसे है और उस गुड्स की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। देखो सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक्ट 1930 में तो कोई डाउट नहीं है। अब सेल ऑफ गुड्स क्या है? सेल मतलब बेचना, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेचना, किस चीज को बेचना? गुड्स। बट हाँ, गुड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, और किन के बीच डीलिंग होनी चाहिए, वो सारी बातें आज हम कवर करेंगे इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर की शुरुआत के अंदर, कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चलती है। अच्छा, जो हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट है ये सिर्फ लागू होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर। इमूवेबल प्रॉपर्टीज के ऊपर सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू नहीं होता है, वहां पे लागू होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। तो जहां पे भी लैंड, जहां पे भी बिल्डिंग का सेल परचेज आएगा, कहाँ जहां पे जैसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि फिक्स है, जो कि मूवेबल नहीं है, ऐसी प्लांट एंड मशीनरी जो कि फिक्स है, वो सारी जो है हम उस एक्ट से डील करेंगे। उस एक्ट का नाम होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा जिसको बोलते हैं हम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि हमारे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे से बिल्कुल बाहर है और हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। यस सर, ओके। अब हम बात करते हैं मूवेबल प्रॉपर्टीज। अब देखो होता क्या है, देखो जो गुड्स है उसकी डेफिनेशन बहुत वाइड है। हम एक एक करके किस किस तरह के गुड्स होते हैं, क्या क्या गुड्स होते हैं, वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो लागू कब होता है? जब कोई सेल की ट्रांजैक्शन होती है गुड्स को लेके। अब वो जो सेल की ट्रांजैक्शन होती है ना, उसमें ना दो पार्टीज होती हैं। अच्छा, जिन जिन बच्चों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके अंदर ना हमने पढ़ा था पार्टीज के अंदर हम डील करते हैं। जैसे प्रोमिसरी नोट के अंदर होता है मेकर
और पेई, या मतलब प्रॉमिसर पेई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर 3 पार्टी होती है, ऐसे ही 2 पार्टी होना जरूरी है किसके अंदर, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर। एक पार्टी के चलते ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट लागू नहीं होता, बिकॉज आप खुद को बेच के खुद से खरीद नहीं सकते हो, बीच में 2 पार्टी का होना जरूरी है। अब यहाँ पे 2 पार्टी कौन कौन सी आती है जो कि गुड्स को खरीदती है और बेचती है, वो होती है एक तो बायर। देखो ये मैं आपको कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने 12th क्लास से भी पहले ये तो आपको नॉर्मली, आप जब बच्चे होगे 10 साल के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे होगे, जब आप दुकानदार के पास जाते होगे, आप उनसे खरीदते होगे, तब भी ये एक्ट लागू होता था, जब आपके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि आप उसको एक्ट की तरह समझ पाए। अब आप बड़े हो चुके हैं, अब आप मैच्योर हो चुके हैं, अब आपका टाइम आ चुका है उस एक्ट को समझने का कि यार मैं छोटे बच्चे से इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट को लागू करता आ रहा हूं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, बट उस एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो आज हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि हम इतने मैच्योर हो चुके हैं, अब हमें चीजों को समझ आता है। नहीं तो अगर आपको 10वीं क्लास में अगर हम ये सब पढ़ा देते, या फिर आप 10-15 साल के जब बच्चे थे छोटे छोटे, तो आप क्या करते ना, आप दुकानदार के ऊपर केस कर जाते, इस चक्कर में ना आपको पढ़ाते नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आप माइनर थे। अब क्या है, अब आप हो गए मेजर, अब आपके अंदर आ चुकी है मेच्योरिटी, इसलिए अब आपको हम ये एक्ट पढ़ाएंगे। ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा ठीक है, यहाँ पे 2 पार्टी होती है, कौन कौन सी सर, 2 पार्टी होती है यहाँ पे, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर कौन होता है, बायर होता है सर जो कि गुड्स को खरीदता है, और सेलर होता है जो कि गुड्स को बेचता है। अब इसकी इंग्लिश में क्या बोलते हैं उनको, द पर्सन हु बाइज द गुड इज कॉल्ड बायर। इसके अंदर मैंने कोई डेफिनेशन अलग तो नहीं बोली है, ये सर आपने बिल्कुल जो कि इंग्लिश का हिंदी करा है वो बोला है। पर्सन हु सेल्स द गुड्स इज कॉल्ड सेलर, और एग्रीज टू सेल द गुड्स और एग्रीज टू बाय द गुड, मतलब ये बोल रहा है आज या तो वो बंदा बेच रहा है और सामने वाला बंदा खरीद रहा है, जो खरीदार है उसको हम बोलेंगे बायर, और जो बेच रहा है उसको हम बोलेंगे सेलर। या फिर मैं वादा करता हूं मैं आपको इसको आगे जाके बेचूंगा, मैं हो जाऊंगा अग्रीज टू सेल, तो भी मैं सेलर की कैटेगरी में आऊंगा, और अग्रीज टू बाय हो जाएगा तो भी मैं बायर की कैटेगरी में ही आऊंगा। चाहे हम फ्यूचर डेट पे इस ट्रांजेक्शन को करें तो भी हम बायर और सेलर ही कहलाएंगे, किसके, हम गुड्स के। तो 2 पार्टी होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है, जो कि गुड्स के अंदर डील करते हैं। 2 पार्टी होती है, बायर और सेलर, और बायर होता है जो कि गुड्स को खरीदता है, और सेलर होता है जो कि गुड्स को बेचता है, और बायर होता है जो कि गुड्स को आगे जाके भी खरीद सकता है, और सेलर होता है जो कि गुड्स को आगे जाके भी बेच सकता है। ठीक है, अब मान लो बायर ने गुड्स को खरीद लिए, तो बायर कौन बन जाता है, बायर बन जाता है सर हमारा एब्सोल्यूट ओनर। अब उसके पास उस गुड्स के ऊपर बहुत सारे हक हो जाते हैं, जैसे कि वो पर्सनल यूज के लिए भी यूज कर सकता है, मतलब अपने खुद के यूज के लिए भी खरीद सकता है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल मैंने फोन खरीदा, अब ये मैंने फोन खरीदा तो मैं अपने पर्सनल यूज के लिए फोन खरीद सकता हूँ, या फिर मान लो मैंने इसको डोनेट कर दिया किसी को, कोई ऐसा जिसको जरूरत है, जरूरतमंद को मैंने डोनेट कर दिया। या फिर आप प्यारे प्यारे से बच्चे, किसी का बर्थडे आया, मुझे लगा अरे ये तो बच्चा होशियार है, इसको ना मैं गिफ्ट दे देता हूँ फोन, ताकि अगर ये फोन में मेरी ऐप चलाएगा और वहां से रिवाइज करेगा तो भी इसको आसानी हो जाएगी, तो इसके लिए फायदा है। तो मैंने सोचा कि आप प्यारे प्यारे से बच्चों को ना मैं सबको एक एक आईफोन गिफ्ट कर देता हूँ। या फिर हो सकता है मैंने कोई ऐसा गुड्स ले लिया जो कि मेरे से टूट गया, तो अब डिस्ट्रॉय भी तो है, अब इसके अंदर कोई और तो जिम्मेदार होगा नहीं, बाहर ही जिम्मेदार होगा। चलो मेरे से डिस्ट्रॉय हो गया तो मेरा गुड है ना यार, मेरा डिस्ट्रॉय हो गया तो हो गया। मान लो कोई एक्स बंदा है और वो गाड़ी पे चल रहा था, चक 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 चक, और गाड़ी हो गई एक्सीडेंट, अब उसने डिस्ट्रॉय करा है क्योंकि वो हकदार है, कर दिया रीसेल। हाँ हो सकता है मैंने खरीदा, मैंने पर्सनल यूज करा, अब मेरे को मन भर गया तो अब मैंने इस गुड को बेच दिया, जैसे रीसेल कर दिया। तो जो बायर होता है वो बन जाता है एब्सोल्यूट ओनर, और उस पर कौन कौन से हक आ जाते हैं सर, उस पर पर्सनल यूज करने का हक आ जाता है सर, वो किसी को डोनेट करना चाहे तो उनको डोनेट भी कर सकता है सर, अगर वो गिफ्ट करना चाहे हम जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को तो भी वो गिफ्ट कर सकते हैं, अगर सर वो डिस्ट्रॉय करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, और सर अगर वो रीसेल करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। तो ये होते हैं एक एब्सोल्यूट ओनर के अधिकार, जो कि सेल ऑफ गुड्स के एक्ट के बाद आते हैं, जब कोई बायर खरीदता है गुड्स किससे, सेलर से, तो जो बायर होता है वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है और इस पर ये सारे राइट्स आ जाते हैं। यस सर, आपको मेरी बात समझ आई या नहीं? यस सर, आप हमें आपकी सारी बातें समझ आ चुकी है सर। अब एक बार हल्का सा स्कोप देख लेते हैं क्या कहता है। देखो ये जो एक्ट के प्रोविजंस है वो होते हैं सेल ऑफ गुड्स पे लागू, विच मीन्स मूवेबल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज लाइक लैंड, फील्ड, शॉप, हाउस, इस पे कौन सा एक्ट होता है, इस पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट होता है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट आता है 1932 में, और जो कि डील करता है सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी से। ठीक है,
अब देखो जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी पढ़ा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ये एक्ट अलग चलेगा। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको ऐसा पढ़ाऊंगा ना आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। और हो सकता है आप ना केस 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 सर इस पे तो केस होना चाहिए, सर इसको पे तो केस होना चाहिए, सर ये तो गलत है, ये गलत है, वो गलत है, आप ना ऐसे एकदम स्केप्टिकल माइंड के प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ला दोगे अपने अंदर, आपकी ना आप हर किसी को शक की नजर देखोगे, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया मैं अब केस कर देता हूँ, इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया अब मैं केस कर देता हूँ। हमें ऐसा करना नहीं है, बट मैं आपको पढ़ाऊंगा ऐसा कि आपको कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर तो दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जनरल प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो अप्लाई होंगे ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में, एज फार एज दे आर नॉट इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेशन प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट। इसका मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो जनरल प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होंगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, अन्यथा कि वो बिल्कुल ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के दायरे से बाहर हो। The custom and usage will bind both the party if they are reasonable and are known to the parties at the time of entering the contract of sale। मतलब जनरल प्रोविजंस अप्लीकेबल होंगे, आगे जाके हम एक एक चीज को पढ़ेंगे, आप बिल्कुल फिक्र मत करिएगा। अगर आपने दोबारा से मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अगर आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ सकते हो। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ना हो, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट बाद में ही पढ़ते हो तो भी कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर। अब हमने बायर की डेफिनेशन देखी थी, बायर मीन्स अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय द गुड, मतलब वो खरीदता है या फिर अग्री करता है कि मैं आगे जाके खरीदूंगा। और सेलर कौन होता है, हु सेल्स द गुड्स और अग्रीज टू सेल द गुड्स, मतलब वो या तो बेचता है वो ये एग्री करता है आगे जाके बेचेगा। द टू टर्म बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रिप्रेजेंट द टू पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ये दोनों तो होंगी अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स तो आया ही नहीं ना, मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट एप्लीकेबल ही नहीं होगा अगर ये दोनों पार्टी नहीं। हाँ, अगर आप बोलते हो कि सर ये मैंने ना इस वाले क्या करा मैंने, सर ये जो फोन है मैंने खुद से खरीद के खुद को बेच लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये सॉरी सेल ऑफ गुड्स एक्ट नहीं माना जाएगा। अब दो पार्टी होना जरूरी है, कौन कौन सा, एक बायर और एक सेलर, तभी वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की कैटेगरी में आएगा। तो ये दो पार्टीज एक साथ चलती हैं, दे बोथ आर रिलेटेड टर्म्स, ठीक है। अब आते हैं हम गुड्स की डेफिनेशन पे। सर गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है और गुड्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड होती है। अच्छा सर, आप ना मेरे को फटाफट से ये बताओ, आपने ना एक चीज़ पढ़ी होगी, मैंने आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मान लीजिए बहुत पुराने ज़माने के कॉइन्स हैं, ठीक है, बहुत पुराने ज़माने के कॉइन्स हैं, 22 कॉइन्स हैं, और देखो कितने पुराने हैं, दिख रहे हैं, कॉइनेज ऑफ इंडिया करके है कि साइट। अब आप इसको, ये देखो आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ। अब एक बात बताओ, ये ना करेंसी को बेच रहे हैं, करेंसी ऐसे कोई बेच सकता है? तो सर दीज आर एंटीक पीसेस। देखो हमने ना गुड्स की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके अंदर हम ये देख रहे हैं सर गुड्स एक्सक्लूड्स मनी। आप कह रहे हो सर, आप मेरे को ये दिखा रहे हो कि कॉइन्स ही भी तो मनी है, और आप इसको एक्सक्लूड कर रहे हो, और आप एक जगह बोल रहे हो कि गुड्स एक्सक्लूड्स मनी, और आप एक जगह बोल रहे हो, आप हमें दिखा रहे हो गुड्स की डेफिनेशन के अंदर। तो सर आप क्या गलत वलत पढ़ा रहे हो क्या? अरे बच्चों मेरी बात सुनो, हम कह रहे हैं गुड्स एक्सक्लूड मनी, बट गुड्स इंक्लूड ओल्ड रेयर कॉइन्स, एंटीक कॉइन्स इंक्लूडेड है, ओल्ड रेयर आर्टिकल्स इंक्लूडेड है। हाँ, हम कह रहे हैं आज का मनी, अगर आप यहाँ पे आज का 1 रुपया या 2 रुपया बेचते हो तो वो इलीगल है, वो गुड्स के डेफिनेशन के दायरे से बाहर है। बट अगर आप कोई पुराने 100 साल पुराना कोई कॉइन बेचते हो, 100 ईयर्स ओल्ड कॉइन बेचते हो, या 100 ईयर्स ओल्ड कोई रेयर पीस ऑफ आर्टिकल बेचते हो, एंटीक बेचते हो, तो वो क्या इस दायरे से बाहर होगी या अंदर होगी? तो सर वो इस दायरे से बिल्कुल होगी अंदर, अगर वो कॉइन है और या कोई एंटीक पीस है, कुछ भी है। बट अगर वो मनी है तो वो इसके दायरे से हो जाएगा बाहर। आपको मेरी बात समझ आई या नहीं समझ? सर बिल्कुल समझ आ गई। तो एंटीक पीसेज हैं हमारे, चाहे वो मनी के एंटीक पीसेज हो, जो वो कॉइन्स हो पुराने, रेयर एंटीक कॉइन्स हो, वो भी हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड होंगे। बट हाँ, मनी हो गया, जैसे हमारा आज का 1 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, 20 रुपये का सिक्का भी आने लग गया है, तो वो सारे हमारे मनी की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे, बिकॉज इमूवेबल प्रॉपर्टी कहाँ पे आती है? सर इमूवेबल प्रॉपर्टी आज आपने बताया था वो आती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। एक्शनेबल क्लेम्स, एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? सर एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट, जिसके अंदर हमारे को एक्शन लेना होता है। अच्छा, जिन बच्चों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स तक नहीं पढ़ा तो घबराने की कोई बात नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ
जैसे क्या होता है, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज होता है उसके अंदर क्या होता है, ड्रॉई के पास जाना पड़ता है पेई को पैसे मांगने। तो इसके अंदर ना पेई ने एक एक्शन करा ड्रॉई के पास जाके पैसे मांगने का। ऐसी प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है, पेई को जाना पड़ता है मेकर के पास पैसे मांगने। अब यहाँ पे ना आप एक तरह से ना क्लेम कर रहे हो, एक्शनेबल क्लेम, मतलब आप एक्शन दे रहे हो, मतलब प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सामने वाला पैसा देगा। तो ये चीज़ जो है हमारा गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आती। इसको एक अलग से एक्ट जो कि डील करता है वो आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। अगर जिन्होंने पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो वो आप इस सेल ऑफ गुड्स एक्ट के बाद भी जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर मनी इंक्लूड नहीं होता, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर मनी इंक्लूड नहीं होता, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं होती, बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडेड नहीं होता, ना ही प्रॉमिसरी नोट, बिकॉज दे आर एक्शनेबल क्लेम्स। और ऐसे केस में हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर ये चीज़ें गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं करते। अब हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं गुड्स की डेफिनेशन में एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट? मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी को हटा देंगे, बिल ऑफ एक्सचेंज को हटा देंगे, ये सब हटा देंगे। बट हाँ, ओल्ड रेयर कॉइन सेट इंक्लूड है, स्टॉक, किसी के पास कोई फ्रिज का स्टॉक रखा हो, एसी का स्टॉक रखा हो। जेठालाल देखा है, जेठालाल बोलता है ना मेरे पास स्टॉक रखा है, आज मेरे पे इतने का स्टॉक है, आज मेरे पे इतने का स्टॉक है, जितनी की सेल हो गई इतनी की हो गई, तो वो गुड्स है। शेयर में आप डील करते हो, मेरे पे रिलायंस के शेयर रखे हैं, मेरे पे टाटा मोटर्स के शेयर रखे हैं, वो सारे शेयर्स भी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आते हैं। तो उस पर भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अगर उसके अंदर कोई बायर है और कोई सेलर है तो उसके अंदर कौन सा एक्ट अप्लीकेबल होगा, वो होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ग्रोइंग क्रॉप्स, देखो एक ही वीट है, अभी ये मत पढ़ना, ये ग्रोइंग क्रॉप्स है। वीट गोल्डन कलर की होती है ना, वीट गेहूँ, ये ग्रोइंग क्रॉप्स है, मैंने आपके लिए बनाई है गेहूँ। तो ये ग्रोइंग क्रॉप्स है, ये भी हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। थिंग्स अटैच्ड टू लैंड, अगर कोई और चीज़ें अटैच टू लैंड है, जैसे वाटरमेलन अटैच होगा, या फिर कैरेट, पोटैटो, टोमेटो, जो भी चीज़ें अटैच टू लैंड हैं वो भी हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आएगी। लैंड नहीं आएगी, थिंग्स अटैच टू लैंड, जो कि उखाड़ी जा सकती है। अब लैंड आप उखाड़ के उठा के तो लेके नहीं जा सकते। मेरे पे 100 गज का प्लॉट पड़ा है, यहाँ पे मैं उठाया और कहीं और ले गया, अरे कहाँ लगोगे ले जाके, किसी और के लैंड के ऊपर लैंड रखोगे क्या अपने? तो लैंड ऐसी चीज़ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो कहीं पे भी बेची नहीं जा सकती, उठा के नहीं लेके जा सकते, बेची जा सकते, बस उठा के बेच नहीं सकते, उसको उखाड़ के बेच नहीं सकते। हाँ, उसके ऊपर की मिट्टी बेच सकते हो, और मिट्टी भी हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी हो जाएगी, मिट्टी भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट बन जाएगी। बट वो जो लैंड है ना जिसके ऊपर आप हक जमा रहे हो, इस पे मेरा हक है कोई भी चीज़ करने का, वो चीज़ आप कहीं पे भी उठा के नहीं ले जा सकते, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होती। एफडीआर मतलब फिक्स डिपॉजिट रिसीट्स, वो भी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का पार्ट बनेगी। फिक्स डिपॉजिट सुना है ना, एफडी कराते हैं आपके घर वाले, वो भी गुड्स का पार्ट है। गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, जितने भी इंटेंजिबल गुड्स हैं इनको भी हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर लेके जाएंगे। आपको बात समझ आ रही है मेरी? गुड्स की डेफिनेशन कितनी वाइड है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें यूज़ होती है, वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारी गुड्स का पार्ट है। इसको भी हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत ही देखेंगे। आपको बात समझ आ रही है? यस सर, बिल्कुल समझ आ रही है। पक्का? यस सर, पक्का। अच्छा, हम सेल और अग्रीमेंट टू सेल देखेंगे अभी, और इसको ना अग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे, नॉट अग्रीमेंट टू सेल, अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। अभी हम इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। सबसे पहले ना हम टाइप्स ऑफ गुड पे आते हैं, फिर हम देखेंगे सेल और अग्रीमेंट टू सेल, ठीक है। देखो, हम टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करते हैं। देखो, अभी तक हमने गुड्स के अंदर देखा कि क्या क्या इंक्लूड होता है, क्या क्या एक्सक्लूड होता है, बट गुड्स भी ना काफ़ी तरह के गुड्स होते हैं। कोई गुड्स एग्जिस्टेंस में, कोई गुड्स फ्यूचर गुड्स हैं। अब एग्जिस्टेंस में जो गुड्स है ना उसकी भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एग्जिस्टेंस गुड्स क्या होते हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे, एक एक करके सब कुछ तसल्ली से पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक शॉप पे गया, ठीक है, मैं शॉप पे गया और मैं देख रहा हूँ आंखों से बहुत सारे मोबाइल फ़ोन्स पड़े हैं, और मैंने बोला उनको कि सर मेरे को ना मोबाइल फ़ोन ख़रीदना है। तो शॉपकीपर ने क्या करा, ये उसकी ना एक टेबल थी, उस पर ने काफ़ी सारे मोबाइल फ़ोन रख दिए, इनमें से मैंने एक चूज़ कर लिया।
अब एक बात बताओ आप, मैं हूं सर बायर, और शॉपकीपर कौन है? शॉपकीपर है सर सेलर। अब मैं जब गया दुकान पे, ये सारे गुड्स उस टाइम पे दुकान पे थे? सर बिल्कुल थे। अब मैंने इनमें से कोई गुड्स उठा के खरीद लिया। अब ये गुड्स दुकान में थे और सेलर की इंटेंशन थी उन्हें बेचने की, और ये गुड्स दुकान पे थे, उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे ये गुड्स, ठीक है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एक बार एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन देखो क्या होती है। जो कि मौजूद होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब दे आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल, मतलब जब दुकानदार बेचना चाहता है उस टाइम पे वो गुड्स मौजूद हैं, उस टाइम वो मौजूद ही हालत में है, जो कि हम उसे एज इट इज बेच सकते हैं, और ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। ओनरशिप एंड पोजेशन ऑफ द गुड्स आर विद सेलर व्हेन ही मेक्स सेल। जब ओनरशिप, अब देखो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं, ये काफ़ी सारे गुड्स पड़े हैं आज, इसकी ओनरशिप अभी किसके पास है? अभी तो सर सेलर के पास है। जब मैं खरीद लूंगा तब वो ओनरशिप मेरे पास जाएगी और मैं बन जाऊंगा इस गुड्स का एब्सोल्यूट ओनर। अब मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ इसके साथ, गिफ्ट खरीद कर सकता हूँ इसको, रीसेल, डिस्ट्रॉय, पर्सनल यूज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बट जब एग्जिस्टेंस गुड होते हैं, मतलब आज दुकान के अंदर ये सारे गुड्स एग्जिस्टिंग हैं, इसके अंदर ओनरशिप राइट किसका है सर? इसके अंदर ओनरशिप राइट है सेलर का। तो एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन में ये है, दे आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ सेल। ओनरशिप है और पोजेशन ऑफ गुड्स किसके पास होता है? सेलर के पास, व्हेन ही मेक्स द सेल। अब वो जब सेल मुझे करेगा उस टाइम पे ओनरशिप जो है ट्रांसफर करेगा, बट उससे पहले ओनरशिप सेलर के पास है। तो ओनरशिप और पोजेशन जो गुड्स का मतलब, ओनरशिप मतलब उसका मालिकाना हक, और पोजेशन मतलब वो गुड्स है किसके पास, मतलब ये अगर गुड्स मेरे पास है तो मैं इस गुड्स को करता हूँ पोजेस, अगर ये गुड्स आपके पास है तो आप इस गुड को करते हो पोजेस, और अगर ये गुड्स दुकानदार के पास है तो ये दुकानदार उस गुड को करता है पोजेस। पोजेस मतलब ये गुड्स होता किसके पास है? आपको बात समझ आ रही है मेरी? पोजेशन मतलब होता है गुड्स का पोजेशन किसके पास है, ओनरशिप मतलब मालिकाना किसके पास है, और पोजेशन मतलब गुड्स का एक्चुअल में गुड्स किसके पास है। अगर कोई चश्मा है तो चश्मा किसके पास है, अगर कोई फोन है तो फोन है किसके पास, एक्चुअल में किसके पास है, तो उसको बोलते हैं पोजेशन। तो एग्जिस्टिंग गुड्स समझ आए, एक पॉइंट पार्ट तो समझ आ गया। अब इसके अंदर भी ना फर्दर टाइप्स हैं, एक होते हैं सर स्पेसिफिक गुड्स, एक होते हैं असर्टेन गुड्स, और एक होता है असर्टेन गुड्स। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले बताओ एग्जिस्टिंग गुड्स क्लियर है? सर एग्जिस्टिंग गुड्स क्लियर है। एक बार इसकी डेफिनेशन को भी हम बुक से रीड मार लेते हैं फटाफट से, ठीक है, फिर आ जाएंगे हम एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन पे। तो गुड्स में क्या आता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स। हमने एक्शनेबल क्लेम्स में कौन कौन से थे सर? हमारे एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर थे प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सब हमने हटाया। फिर हमने देखा मनी को भी हटाया हमने। एंड इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है? स्टॉक, शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। तो लैंड से जो भी अटैच होगा या फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड है वो, विच एग्रीड टू बी सर्व सेपरेटेड फ्रॉम द लैंड बिफोर सेल, मतलब उखाड़ी जा सकती है तब बिक सकती है। उखाड़ोगे नहीं तो क्या लैंड का जो क्या पार्ट आप निकाल के उखाड़ के फिर बेचोगे? नहीं सर, वो तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में वो प्रॉपर्टी होती है। बट अगर आप कोई चीज उखाड़ के बेच सकते हो, हाँ मिट्टी बेच सकते हो, बट उखाड़ के कैरेट, टोमेटो, वीट कुछ भी बेच सकते हो, तो उसको हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। एक्शनेबल क्लेम्स होते हैं which can be enforced only by an action or suit. Debt हो गया, a debt is a not movable property, even the fixed depository receipts FDRs बोला था मैंने, are considered as good। इसके अंदर मैंने सारी डेफिनेशन जो 9 बॉक्सेस बनाए उसके अंदर सब कुछ कवर है, एक एक चीज़ उसके बाहर आपको कुछ भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद गुड्स में क्या क्या और इंक्लूड होता है? इंटेंजिबल एसेट्स, हमने ये भी सर पढ़ा था, गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स, और ये हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। स्टॉक एंड शेयर्स भी हमारी गुड की डेफिनेशन के अंदर आता है। गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारी गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आता है। एंड अ डिग्री ऑफ कोट आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज गुड। डिग्री ऑफ कोट, डिग्री ऑफ कोट क्या होता है सर? एक बार डिग्री ऑफ कोट ना एक बार मेरे को हमें दिखा दो, उससे ना हमें क्लियर हो जाएगा क्या होता है डिग्री। देख लेते हैं क्या होता है। A court decree is a formal written order judgment issued by a judge that resolve issue in court case conclusively determining the rights of the parties involved। डिक्री का मतलब हो गया, देखो डिक्री का मतलब होता है एक तरह से, अभी आपको ने इसकी फोटो और दिखा देता हूँ। एक ऑर्डर, ये ऑर्डर हो गया, एक सेकंड को, एक ऑर्डर दिखा था, ये रहा ऑर्डर। देखो ये ऑर्डर दे रखा है, कोई ऑर्डर है
द लॉन्ग saga ऑफ द केस फ्रॉम दिस कोर्ट टू प्रेफेस द जजमेंट विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्रीवियस काउंसिल। अब इसकी लैंग्वेज के अंदर मत जाओ, ये एक ऑर्डर होता है, ऐसा ऑर्डर जो कि एक कोर्ट का ऑर्डर है, इसको भी हम गुड्स की डेफिनेशन के अंदर ही डाल देंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको लिखना है तो आप इस बॉक्स के अंदर लिखना चाहो तो लिख लो, बट ना मैं तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा अलग हो जाता है बिल्कुल ही बाहर। तो इसके इस 9 बॉक्सेस के बाहर से जाने की कोई जरूरत नहीं है, इस 9 बॉक्सेस के अंदर ही रहो। आपकी गुड्स की डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर कट सब कुछ इंक्लूडेड है उसके अंदर। डिग्री ऑफ कोर्ट को छोड़ दो, मैंने जान के ही उसे इंक्लूड नहीं कराते 9 बॉक्सेस के अंदर अंदर। अब आते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी ना 3 तरह के एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। एक होता है सर स्पेसिफिक, होता है असर्टेन, और एक होता है अनअसर्टेन। इन फ्यूचर गुड्स को और कंटिजेंट गुड्स को हम बाद में देखेंगे, पहले हम एग्जिस्टिंग गुड्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज दोज ओन्ड और पोजेस्ड और एक्वायर्ड बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, मतलब जिसकी ओनरशिप और पोजेशन राइट्स किसके पास होते हैं, सेलर के पास। द एग्जिस्टिंग गुड्स मे बी द फॉलोइंग काइंड। अब हम एक एक करके इसकी फॉलोइंग काइंड पे आते हैं। पहले आता है सर स्पेसिफिक गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स होते हैं जो कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब देखो फॉर एग्जांपल मैं फ़ोन लेने गया, यहाँ बहुत सारे फ़ोन पड़े हैं, बहुत सारे, ठीक है, सैमसंग का रखा है, एप्पल का रखा है। अब मैंने कहा सर मेरे को ना ये एप्पल का फ़ोन दे दो। अब ये गुड्स हो गया आइडेंटिफाई, और मेरे को ना एप्पल का ना आईफोन चाहिए वाइट कलर में, आईफोन 16। ये मैंने स्पेसिफिक गुड उसे बता दिया कि मेरे को ना यही वाला एक आइडेंटिफाइड स्पेसिफिक यही वाला गुड चाहिए और कोई गुड नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक गुड, जो कि स्पेसिफिक गुड की डेफिनेशन के अंदर बोलते हैं गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट। एंड एट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट को हम एक बार अच्छे से दोबारा से एग्जांपल के साथ पढ़ाऊंगा। पहली जो इतनी डेफिनेशन है बस उस पर गौर करिए आप कि गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड, गुड्स आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। गुड आइडेंटिफाई करा मैंने, मतलब मैंने क्या करा, इतने सारे गुड्स थे, दुकानदार के पास गया था, इतने सारे गुड्स थे, मैंने इसके अंदर एप्पल का आईफोन 16 वाइट कलर का 16 GB या फिर 64 GB मैंने उसके अंदर क्या करा, इंक्लूड करा, और बोला कि मेरे को ना ये वाला गुड आप दो। तो ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा स्पेसिफिक गुड। अब फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ आटा चक्की पे, ये आटा चक्की है, इसके अंदर ना 5 तरह के आटे रखे हैं, आटा नंबर 1, आटा नंबर 2, आटा नंबर 3, आटा नंबर 4, आटा नंबर 5, ठीक है। अब मैंने बोला मेरे को ना बाबूजी मेरे को आप आटा नंबर 1 में से 10 kg आटा दे दो। तो बाबूजी ने 10 kg आटे को तोला वेट बॉक्स के ऊपर, और 10 kg आया इसका वजन, उन्होंने एक पन्नी में डाला और मेरे को दे दिया। ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक गुड। बात समझ गए, ये हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक, जो कि सेपरेट कर लिया हमने इतने बड़े लॉट से, या फिर कोई बहुत सारे बॉक्सेस पड़े थे, सब कुछ सेम है। मान लो ये था तुम्हारा फ्रिज या फिर टीवी था, टीवी के बहुत सारे बॉक्सेस, सब कुछ सेम है, एक उठाया और तुम्हें दे दिया। ये हो जाएगा स्पेसिफिक गुड, जो कि हमने सेपरेट करा बहुत सारे लॉट्स में से, ठीक है। अब आते हैं असर्टेन गुड्स। उससे पहले हमें करना जरूरी है अनअसर्टेन गुड्स। इन दोनों से ना डिफरेंस ये पता चल रहा है, सर्टेन असर्टेन गुड्स मतलब जिसको असर्टेन मतलब जो दिख रहा है, समझ आ चुका है, और अनअसर्टेन होता है जो कि अभी हमें पता ही नहीं है कौन से गुड्स हैं। तो अनअसर्टेन गुड्स वो होते हैं गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड और असर्टेन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, दे आर इंडिकेटेड और डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। आप इसी आटे वाली एग्जांपल देता हूँ। आटे की चक्की पे गए, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4, सैंपल 5, यहाँ पे बहुत सारे सैंपल पड़े थे। अब ये हो गए हमारे, ऐसी कैटेगरी को बोलेंगे जो भी अभी हम रॉ देख रहे हैं, हम दुकान में घुसते हैं, हम रॉ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। इसके अंदर हमें पता नहीं है अब क्या गुड्स है क्या है। इसके अंदर मैंने सैंपल के बेसिस पे आटा नंबर 1 सिलेक्ट करा, ठीक है, डिफाइंड बाय सैंपल, मतलब मेरे को उस दुकानदार के मालिक ने सैंपल 1 दिखाया, सैंपल 2 दिखाया, सैंपल 3 दिखाया, सैंपल 4 दिखाया, सैंपल 5 दिखाया। अब उन सैंपल के बेसिस पे मैंने एक सैंपल को सिलेक्ट करके बोला कि बाबूजी आप इसमें से मेरे को 10 kg का आटा या 10 kg गेहूं दे देना। बट उस टाइम पे जब हमने गुड्स को
देखा था, और जब हमने जिसमें से सिलेक्ट करा था उस टाइम पे हमारे को ये नहीं पता था कौन से सैंपल में से या कहाँ से बाबूजी लेके आएंगे, क्योंकि मान लो एक गोडाउन कहीं दूर जाके है, ये उन्होंने सैंपल रखे हुए थे बस, ये गोडाउन ना 100 किलोमीटर दूर जाके, मान लो 5 किलोमीटर दूर जाके, जहाँ पे इन्होंने इसके 100 टन आटा रखा हुआ था, 1 2 3 4 5। अब इसमें से तो मेरे को लेके जाएंगे, मान लो मेरे को 10 किलो आटा चाहिए, ये लेके जाएंगे वहाँ 5 किलोमीटर दूर से इनका आएगा बंदा, वो 10 किलो आटा मेरे लिए लेके आएगा सैंपल 1 का। अब ये एक बात बताओ, यहाँ पे तो कोई असर्टेन गुड्स है नहीं, यहाँ पे तो उन्होंने कोई सेपरेट करा नहीं मेरे लॉट से, अगर यहाँ पे करते तो फिर हम उसके अंदर स्पेसिफिक गुड्स आता, बट आज अगर हमने सैंपल से आइडेंटिफाई करा उन गुड्स को, तो हम उन गुड्स को बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। देखो, गुड्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड, उस टाइम पे स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड नहीं थे कौन सा गुड हमें मिलेगा, हमें सैंपल पता था इसका हमें मिलेगा, बट उस टाइम पे ये नहीं पता था कि कौन सा मिलेगा। मान लो ऐसे ही एग्जाम्पल और देते हैं, मान लो टीवी देखा हमने, हम गए विजय सेल्स पे, विजय सेल्स पे यहाँ पे 100 टीवी लगे हुए थे, अभी गुड 100 टीवी, इसमें से हमें एक टीवी पसंद आ गया, अब इस टीवी को नहीं उखाड़ के दे देगा क्योंकि वो डिस्प्ले का टीवी है, ये अपने गोडाउन में जाके चेक करेगा, बहुत सारे टीवी रखेंगे उनमें से एक टीवी मेरे को ला के देगा, बट उस टाइम गोडाउन पे जितने भी गुड्स हैं वो सारे क्या हैं, हमारे अनअसर्टेन गुड्स, और सर्टेन नहीं है, आर सर्टेन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब हम मेक करेंगे कॉन्ट्रैक्ट तब हम उसके अंदर पर्ची डालेंगे तब वो बनेंगे सर्टेन गुड्स, वो बताता हूँ अभी। दे आर इंडिकेटेड आइडेंटिफाइड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल, वो सैंपल टीवी लगा रखा था, उसके बेसिस पे हमने उस गुड को सिलेक्ट करा। अब देखो, आप ना वाइस वर्सा दोनों बताने पड़ेंगे तब जाके असर्टेन और अनअसर्टेन समझ आएगा। गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, इसका मतलब क्या हुआ, अब आपने क्या करा, गुड्स इसको निकाला, जैसे ये सैंपल था, ये विजय सेल्स है, आपने इनमें से इस टीवी को करा सिलेक्ट, ये था मान लो 75 इंच वाला टीवी सोनी का, विजय सेल्स पे गए, अब सोनी का बंदा क्या करेगा, ये जाएगा गोडाउन के अंदर, बहुत सारे रखिए गुड्स, ये सारे 75 इंच के रखे, ये इनमें से कोई भी एक पीस उठाएगा, अब जब वो बिल बनाएगा ना, तब ये जो हमारा अनअसर्टेन गुड था ना, अब ये बन जाएगा हमारा असर्टेन गुड्स, जो कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जब वो बिल का नाम लिखेगा ईशांत 75 इंच सोनी टीवी, ये लिखेगा 1 लाख रुपए का है, मान लो 1 लाख रुपए, तब ये गुड्स के अंदर ना यहाँ पे मॉडल नंबर लिखेगा और वो हमारा बन जाएगा असर्टेन गुड्स, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा गुड्स आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डेंस विद द अग्रीमेंट आफ्टर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है सेल का, अब उसके बाद जब हमारा गुड्स पता चला तो वो बन जाता है हमारा असर्टेन गुड्स, और ये होता है अनअसर्टेन होता है हमारा बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ऐसे गुड्स को जो बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हम अनअसर्टेन गुड्स, जिसके अंदर अभी हमें नहीं पता कि कौन सा गुड हमारे नाम लिखा जाएगा, कौन से आटे की, या फिर कौन से आटे की अब हम रोटियां खाएंगे, कौन से गेहूं का आटा बना के उस आटे की हम रोटी खाएंगे, हमें जिस दिन हम उस डीलर के पास गए थे वो हमें नहीं पता था, उसने हमें सैंपल दिखाया, उसके बाद उसको हमने घर जाके आटे में तब्दील करा, फिर हमने रोटी खाई, तो जब जिस दिन हमने उस गेहूं को आइडेंटिफाई करा था उस दिन हमें नहीं पता था कि किस कैटेगरी की क्या, कौन सी कैटेगरी, जब सैंपल से निकाली थी हमें नहीं पता था, बट जब हम घर लेके आए तब उसने निकाला, तब पता चला वो हमारा गुड है, हमने टीवी देखा तब उसने हमारे पे बिलिंग करी तो वो सर्टेन गुड बना। व्हेन made out of lot or out of large quantity of uncertain goods, the number or quantity contracted is identified। अब ये हो गया हमारा, फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाला हो गया टीवी का और नीचे वाला हो गया हमारा गेहूं का, तो ये दोनों एग्जांपल इसके अंदर कवर हो गए। लार्ज क्वांटिटी की गेहूं पड़ी है, उसके अंदर से 10 किलो, अब इसके अंदर ना ये तो है नहीं 10, जिसको एक सैंपल है, एक सैंपल है 100 किलो का, आप 100 किलो के सैंपल में से कहीं से भी 10 किलो निकाल लो, आप आखिरी गोडाउन में आखिरी से जाके निकाल लो, गोडाउन में स्टार्टिंग से जाके निकाल लो, इसके अंदर आप कोई ऐसे अलग से नहीं निकाल सकती 10 किलो अच्छी है या 10 किलो बाहर है, ये सारी एक समान है, आप कहीं पे भी ये नहीं बता सकते अच्छी है गंदी, क्योंकि आपने एक सैंपल से आइडेंटिफाई करके उसके अंदर 10 किलो केजी, और आपको नहीं पता उस दिन आपको यहाँ से निकाल के देगा वो बंदा, वो वहाँ से निकाल के देगा, आपने 10 किलो बोला कहीं से भी 10 किलो दे देगा आपको, आप ये थोड़ी बोले मेरे को यहीं के 10 किलो चाहिए, वो दे तो देगा पर जरूरी थोड़ी है वो यहाँ से दे दे 10 किलो या यहाँ से दे दे या वहां से दे दे, उसको नहीं पता, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी उसमें से आपने 10 किलो मांगे वो 10 किलो आपको दे देगा, बट आप ये नहीं बता सकते आपको स्पेसिफिक कोई 10 किलो चाहिए,
तो जो कि अनसर्टेन क्वांटिटी में से जो गुड्स हम सेपरेटली एक थैली में भर के 10 किलो निकाल लिया, उसको हम बोल देंगे असर्टेन गुड्स, और उससे पहले जितने भी गुड्स होंगे वो हो जाएंगे हमारे अनसर्टेन गुड्स। ऐसे टीवी के अंदर हमने देखा कि ये गुड हमारे को ये वाला टीवी चाहिए, तो वो काफी सारे गोडाउन में जाके एक सैंपल टीवी जो होगा हमारे लिए उठा के लाएगा, वो हमारा अनसर्टेन का असर्टेन बन जाएगा। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं असर्टेन गुड्स। तो अनसर्टेन गुड्स ही असर्टेन गुड्स बाद में जाके बनते हैं, और ये सारे गुड्स हमारे एग्जिस्टिंग हैं, बिकॉज उस टाइम पे गोडाउन के अंदर गया उठा के लिया है, तो गुड्स तो एग्जिस्टिंग थे ही ना। बस ये होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की कैटेगरी। तो पहले आते हैं स्पेसिफिक गुड। जब दुकानदार के अंदर पड़ा था आईफोन 16 मेरे को तो यही वाला गुड चाहिए, तो उसने उठा के दे दिया, दो होता है स्पेसिफिक गुड। अनसर्टेन गुड्स के अंदर हमने सैंपल या डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कुछ गुड को सिलेक्ट करा, जब वो गुड को सिलेक्ट करके लाया, हमारे लिए थैली में भरा या हमारे टीवी को पैक करा, उसको बन जाता है हमारा वो असर्टेन गुड्स। अब आते हैं कुछ डेफिनेशन के अंदर फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं? फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी नाम से पता लग रहा है, गुड्स जो कि फ्यूचर में आएंगे हमारे पास। मतलब गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दे आर ऑलवेज अग्रीमेंट टू सेल। अब इस चीज को आप एक बार के लिए छोड़ दो, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे, पहले आप ये पढ़ो बस। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड। देखो अब एग्जांपल है, एक ना रोलेक्स करके कंपनी है, वो ना वॉचेस बनाती है, और उनकी वॉचेस की जो स्टार्टिंग रेंज है वो है ₹4 से 5 लाख के बीच से स्टार्टिंग। अगर आप इसके अंदर कस्टमाइज कराते हो तो ना वो टाइम मांगते हैं आपसे, 40 डेज, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। जब वो टाइम होता है तब आपके पास गुड्स आता है रोलेक्स की कस्टमाइज्ड वॉच। आप बच्चे आज सीए बन गए, ठीक है, और आपको लगा कि यार अब तो अपने आप को गिफ्ट देने का टाइम है। आप गए रोलेक्स शोरूम के अंदर, उस शोरूम के अंदर आपने कहा कि ये देखो ये रही वॉच, अब इसके अंदर ना आप क्या करो, अब डायमंड का डाल दो नीडल, आप डाल दो बाहर लगा दो गोल्ड की प्लेट, ये मेरा नाम लिख दो, ये कर दो वो कर दो। अब ऐसा गुड आज तो नहीं है दुकानदार के पास, आगे आएगा भी नहीं अभी तक, जब तक वो ऑर्डर नहीं दोगे आप। तो ऐसा गुड जो कि फ्यूचर के अंदर आएगा, तो दुकानदार ने आपकी सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी और ऐसे गुड्स का क्या कर दिया, ऑर्डर दे दिया। तो जो कि गुड्स आज अवेलेबल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करते, और वो आगे जाके मैन्युफैक्चर होंगे, एक्वायर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं फ्यूचर गुड्स। बात समझ आई? यस सर। गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड, प्रोड्यूस्ड, एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दीज टाइप ऑफ गुड्स आर कॉल्ड एज फ्यूचर गुड्स। ठीक है, और इसके अंदर जो ये अग्रीमेंट टू सेल है, इसको हम पढ़ेंगे अभी बाद में। ठीक है, यस सर। अब आता है कॉन्टिजेंट गुड्स, और भी इजी है। एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच डिपेंड अपॉन अनसर्टेन इवेंट, मतलब ऐसे गुड्स जो कि हम एक्वायर करेंगे ऐसे कोई इवेंट पे, अगर वो हैपन हुआ तो, अगर वो हैपन नहीं हुआ तो। फॉर एग्जाम्पल मैं ये बोलता हूं, अगर ए की शादी बी से हो जाती है, बी है मान लो मेरा दोस्त, यार तू ना अगर बी से शादी कर लेता है ना, मैं तेरे को ना क्या दूंगा, मैं अपनी दुकान से तेरे को रोलेक्स की वॉच दूंगा। या फिर फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं एक बायर हूं और मैं एक सेलर हूं, दूसरा सेलर है। सेलर बायर से बोल रहा है कि यार देखो, अगर मेरे पास गुड्स 4 तारीख को आता है, 4th ऑफ दिस मंथ, बायर ऐसा बोल रहा है सेलर को, अगर मेरे पास 4th तारीख तक आपके पास सर माल आ जाता है तो मैं आपसे खरीदूंगा, आई विल बाय, अदरवाइज आई विल नॉट। अब ये उस चीज पे डिपेंड कर गया, इवेंट पे, कि 4th तारीख को वो गुड जो कि बायर को चाहिए वो दुकानदार के पास 4th को आता है या नहीं। अगर 4th को नहीं आता, 5th को आता है, तो बायर जो है मना कर सकता है सेलर को कि सर मैं गुड्स नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने बोला था अगर 4th को आया तो लूंगा, मुझे देना था अपनी वाइफ को गिफ्ट। अब वाइफ को गिफ्ट इसलिए देना था क्योंकि हमारी 4th को थी एनिवर्सरी, 5th को क्या मैं इस गुड़ का अचार डालूंगा घर पे ले जाके। अरे भाई साहब, मेरी 4th को एनिवर्सरी थी, आपने गुड्स मंगाया नहीं, आपने और मेरी वाइफ के बीच में आपने करा दी लड़ाई, और अब आप ये कह रहे हो कि 5th को गुड्स ले जाओ। अच्छा जी, ऐसा होगा क्या? अब मैं नहीं लेके जा रहा ये गुड्स, वो मना कर सकता है।
तो ऐसा जो गुड्स, जो कि एक्विजिशन ऑफ गुड्स होगी विच डिपेंड ऑन सर्टन अनसर्टेन इवेंट, तो ऐसे को बोलते हैं हम कंटिंजेंट गुड। इट ऑपरेट्स एज अग्रीमेंट टू सेल, ये भी हम बाद में करते हैं, ठीक है, दोनों चीज़ें हम बाद में करते हैं। अग्रीमेंट टू सेल एक साथ कराऊंगा आपको, आज ही करा देंगे, बट चलो एक काम करते हैं, अब अग्रीमेंट टू सेल ही कर लेते हैं, फिर डिलीवरी ले लेंगे, ठीक है, ठीक है। दो तरह के गुड्स होते हैं, एक होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होते हैं फ्यूचर गुड्स, और एक होते हैं कंटिंजेंट गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं उसके अंदर होती है सेल, और जो कि फ्यूचर गुड्स होते हैं या कंटिंजेंट गुड्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं अग्रीमेंट टू सेल के बेसिस पे। मतलब अगर कोई आपको ने पहले ऑर्डर दिया है जो कि गुड्स अवेलेबल नहीं था, वो गुड्स प्रोड्यूस होगा, मैन्युफैक्चर होगा, फिर वो गुड्स आएगा और फिर वो गुड बिकेगा, तो ऐसे गुड को बोलते हैं हम फ्यूचर गुड्स। या फिर इस सर्टेन इवेंट के बाद गुड खरीदेंगे या बेचेंगे, तो ऐसे इवेंट को बोलते हैं हम कंटिंजेंट गुड्स, ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम कंटिंजेंट गुड्स। और सेल होती है जो कि एग्जिस्टिंग गुड्स की होती है, जैसे फॉर एग्जांपल आटा, फॉर एग्जांपल टीवी। मान लो टीवी नहीं है, तो वो टीवी अगर नहीं है उस टाइम पे, तो वो फ्यूचर गुड्स की डेफिनेशन में आके अग्रीमेंट टू सेल हो जाएगा। बट अगर टीवी है उस टाइम पे, तो वो सेल की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो ऐसे कोई अलग अलग क्राइटेरिया नहीं होती, गुड्स तो वही हैं, उनके टाइमिंग के बेसिस पे हम उसे एग्जिस्टिंग गुड्स बोल रहे हैं, फ्यूचर गुड्स बोल रहे हैं, और कंटिंजेंट गुड्स बोल रहे हैं। है तो गुड वही। आज तो गुड्स, मान लो कोई गुड है कि जो बना ही नहीं है, अभी आया नहीं, तो वो तो फ्यूचर गुड हो गया ना। बट मान लो गुड्स बने हुए हैं, वो बिकेंगे बाद में, वो है तो वो गुड ही ना। अगर वो आज होता वो सेल हो जाता। अब जो कि अग्रीमेंट टू सेल है वो किस में कन्वर्ट होगा, सेल के अंदर, तभी तो वो एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर की कैटेगरी में आ जाएंगे। फ्यूचर गुड्स फिर एग्जिस्टिंग गुड्स बनेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स का सेल होगी। बट उस टाइम पे जब वो गुड्स है नहीं, उस टाइम पे वो अग्रीमेंट टू सेल होगा। अब मैं आपको ना दोबारा से एक बार खोल के बता देता हूँ, पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इमीडिएटली। आज हमने इस अग्रीमेंट के अंदर एंटर करा कि हमें ये गुड खरीदना है, बेचना है, हमने खरीदा या बेचा और उसको बोल देते हैं हम सेल, क्योंकि इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। अग्रीमेंट टू सेल में होता है प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट पे उस प्रॉपर्टी को जिसको हम ट्रांसफर करेंगे, मतलब अभी तो आज घड़ी है नहीं, जब घड़ी आ जाएगी उसको हम बेचेंगे तो वो एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। मतलब प्रॉपर्टी इन द गुड्स इज गेटिंग ट्रांसफर्ड एट अ फ्यूचर डेट, एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होगी। ऐसे अग्रीमेंट को, जैसे मान लो हम एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर होते हैं कि सर मैंने ये जो घड़ी बनवाई है आपसे फ्यूचर में मैं ही लूंगा, क्योंकि अब ईशांत के नाम से जो घड़ी बनवा रहे हो वो घड़ी कोई और तो बंदा लेगा नहीं। मान लो सामने विजय बैठा है, मान लो सामने कोई और बंदा बैठा है, वो अपने नाम की घड़ी लेगा, वो मेरे नाम की घड़ी क्यों लेगा? तो वो मेरे से आज ही एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर कर लेता है, नाम से हाँ भरवा लेता है कि सर अगर आज ये गुड्स आता है, आगे फ्यूचर के अंदर कभी भी आता है, आपको ये गुड्स लेना पड़ेगा, तो हम आज ही एक अग्रीमेंट के अंदर एंटर कर लेते हैं, बिकॉज ये गुड बहुत महंगा है, तो आप आज ही हमारे साथ अग्रीमेंट में एंटर कर लो। ऐसे अग्रीमेंट को बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, यस सर। तो अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, मतलब देखो अग्रीमेंट टू सेल जो है, सेल को तो बनना ही पड़ेगा ना। जब वो गुड आ जाएगा, वो गुड बेको बिकेगा, उस दिन वो सेल बन जाएगी। तो पहले तो वो अग्रीमेंट बना सेल का, फिर वो सेल हुई। तो पहले अग्रीमेंट टू सेल बनेगा, फिर उसके बाद सेल बनेगी। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? यस सर, बिल्कुल समझ आ गई। तो ऐसे गुड्स जो कि फ्यूचर होते हैं, और कंटिंजेंट गुड्स होते हैं जो कि आगे जाके एक अग्रीमेंट टू सेल को सेल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ऐसे गुड्स को हम क्या बोलेंगे, हम ऐसे अग्रीमेंट को बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल, जो कि कन्वर्ट हो जाता है सेल के अंदर। कब कब होता है? उसके अंदर दो पार्टी होनी जरूरी है, बायर और सेलर। गुड शुड बी देयर इन एग्जिस्टेंस, मतलब जब अग्रीमेंट टू सेल था, जब गुड्स एग्जिस्टेंस में नहीं थे, बिकॉज दे आर फ्यूचर गुड्स और आइदर दे आर कंटिंजेंट गुड्स। अब वो गुड्स एग्जिस्टेंस में आ चुके हैं, इसलिए इसके अंदर एक कंडीशन होती है कि गुड शुड बी देयर इन एग्जिस्टेंस, तभी वो एग्रीमेंट टू सेल बनता है। सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर, मतलब अब सेल के अंदर क्या होता है, बायर सेलर को गुड्स दे देता है। ऐसे ही एग्रीमेंट टू सेल जब बनेगा, जब सेलर बायर को गुड्स दे देगा। बायर विल पे द प्राइस ऑफ द मनी, साथ साथ जो बायर का बचा कुछ प्राइस है या फिर कुछ भी रुपया नहीं दिया तो बायर को वो गुड्स के प्राइस देने पड़ेंगे सेलर को। प्लस ऑल्सो ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एज पर सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कि बच्चे ने नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, घबराइए नहीं, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि सारे एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने जरूरी हैं, तब जाके वो एग्रीमेंट टू सेल बनेगा। और उस एग्रीमेंट टू सेल को सेल बनने के लिए जितने भी वैलिड एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हैं वो प्रेजेंट होने जरूरी हैं, अदरवाइज वो एक एग्रीमेंट टू सेल के अंदर तब्दील नहीं होगा। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? सर बताओ बताओ बताओ। यस सर, समझ आ गई है।
पक्का? पक्का से समझ आ गई है? आगे चले? यस सर, आगे चलते हैं। अब मैंने ना 2-3 चीजें छुड़वा रखी थी। अब मैंने आपको 2-3 चीजें छुड़वा रखी थी। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था एंड सेपरेटेड फ्रॉम अ लॉट, ये तो समझ आ ही गया था। हाँ सर, ये तो बता दिया था आपने। अगर आपने गुड्स को एक सेपरेट लॉट, मतलब बहुत सारी गेहूं थी, आपने कुछ सेपरेटली लॉट के अंदर रखा हुआ है, इस लॉट में से इस लॉट में से इस लॉट में, तो भी वो स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन में आ जाएंगे। तो मान लो एक दुकानदार ने क्या करा था, सैंपल रख रखे थे और एक बहुत सारा लॉट था 10-10 किलो के, उसने बहुत सारे 10-10 किलो के बहुत सारे लॉट रखे होते कि कोई भी लोग आते हैं उसके बाद 10 किलो का आटा लेके जाते हैं, तो उसने 10-10 किलो के थैली बना के पहले ही रख दी थी। तो उन्होंने क्या करा, एक पॉली बैग उठाया 10 किलो वाला और उसको साथ साथ दे दिया। तो जो कि सेपरेट कर लेते हैं हम, एक बहुत सारे 10-10 किलो के मान लो 1000 पीस रखे थे, उसमें से एक पीस उठाया और उसको साथ साथ दे दिया, तो ऐसे गुड को हम बोलते हैं स्पेसिफिक गुड्स। उसके बाद सर हमने देखा था एक डेफिनेशन आपने बताई थी फ्यूचर गुड्स की। तो फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज अग्रीमेंट टू सेल। मतलब आप मान लो कोई भी ऐसा फ्यूचर गुड कभी भी सेल नहीं बनेगा, वो पहले अग्रीमेंट टू सेल बनेगा, सेल अग्रीमेंट टू सेल बनेगा, उसके बाद वो सेल बनेगा। आपको बात समझ आए या नहीं समझ आई? ऐसे ही कंटिंजेंट गुड्स है, इट ऑपरेट्स एज अग्रीमेंट टू सेल नॉट सेल। प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर हमने कंटिंजेंट गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट तो बना लिया कि सर अगर आप 4 तारीख को अगर मेरे को गुड्स देते हो, हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया कि 4 तारीख को अगर आप हमें गुड्स दोगे तो हम इस गुड्स को लेंगे, अदरवाइज हम इस गुड्स को नहीं लेंगे। प्रॉपर्टी जो है जिस दिन हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं उस दिन पास नहीं होती। अगर वो 4th को गुड्स आया तो मैं लूंगा, उस दिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, उससे पहले वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि वो प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। आपको बात समझ आई या नहीं समझ आई? तो ऐसी सेल और एग्रीमेंट टू सेल हमारा हो जाता है टॉपिक, जिसके अंदर होता है सेल के अंदर होता है हमने गुड्स की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करा। देखो अग्रीमेंट और सेल एग्रीमेंट टू सेल के अंदर डिफरेंस तो पता चली गया। अब इसके अंदर क्या क्या एसेंशियल वैलिड है कि बायर और सेलर होना जरूरी है, गुड शुड बी इन देयर एग्जिस्टेंस, सेलर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू द बायर और बायर ने साथ साथ उसको पैसे दे दिए हो। ऑल्सो ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड बी प्रेजेंट टू मेक एग्रीमेंट टू सेल इनटू सेल। आया समझ या नहीं आया? ठोको ताली, ठोको ताली। यस सर, समझ आ चुका है हमें सारा सेल, अग्रीमेंट टू सेल, और हमारे को ये भी समझ आ चुका है हमारे 3 तरह के गुड्स होते हैं। हमारे होते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग के अंदर भी स्पेसिफिक गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स ही हमारे फ्यूचर में असर्टेन गुड्स बन जाते हैं जब हम उसको असर्टेन कर लेते हैं। बात समझ आ गई? अब एक लास्ट टॉपिक हमारा आज का जो रह चुका है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसको और कवर करेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। डिलीवरी। डिलीवरी, यस सर, डिलीवरी मंगाते हो ना 10 मिनट्स में डिलीवरी, इंस्टामार्ट, स्विगी, जेप्टो, डिलीवरी। समझते हो ना डिलीवरी का मतलब? डिलीवरी बॉय आया है सर डिलीवरी। तो डिलीवरी होता है वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ अ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मतलब सेलर ने बायर को जब गुड्स हैंडओवर करे या गुड्स को दिया, उसको बोलते हैं हम डिलीवरी। अब डिलीवरी कितने तरह की होती है सर? डिलीवरी होती है 3 तरह की। हमने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अंदर पढ़ा था, डिलीवरी होती है 2 तरह की, एक होती है एक्चुअल डिलीवरी और एक होता है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। अब हम पढ़ेंगे एक एक्स्ट्रा डिलीवरी जो कि होती है सिंबॉलिक डिलीवरी, जो कि उसके अंदर नहीं हो सकती थी पॉसिबल, इसके अंदर पॉसिबल है। देखो पहले एक्चुअल डिलीवरी क्या होती है। एक्चुअल डिलीवरी होती है फिजिकल पोजेशन ऑफ द गुड्स आर ट्रांसफर टू द बायर, थर्ड पर्सन ऑथराइज टू होल्ड द गुड्स। मतलब देखो, मैं गया, मैंने फोन करके बोला एक दुकानदार को, सर मेरा ना दुकान से एक छोटू आएगा, आप उसको 10 किलो आटा दे देना और पेमेंट मैं आपको अभी पेटीएम कर रहा हूं। तो उस बंदे ने, या तो मैं जाता, वो तो आपको पता ही है, अगर मैं तो गया ही था 10 किलो आटा लेने, अब मैंने छोटू को भिजवा दिया, तो छोटू हो गया मेरा थर्ड पर्सन और ऑथराइजेशन हो गई, क्योंकि मैंने उसको फोन करके बोल दिया कि सर ये छोटू आएगा, इसको आप 10 किलो आटा पकड़ा देना। तो इस बंदे ने होल्ड करा गुड, फिजिकल पोजेशन दुकानदार ने छोटू को दी, इसको बोलते हैं हम एक्चुअल डिलीवरी, जिसके अंदर एक्चुअल में डिलीवर हो चुका है। अब आती है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने कोई ऑनलाइन ऑर्डर करा और आपने उसको उठाया, एक्चुअल डिलीवरी है। स्विगी वाले भैया आए, आपने फूड का ऑर्डर लिया, एक्चुअल डिलीवरी है। जोमेटो वाले भैया फूड का ऑर्डर लिया, एक्चुअल डिलीवरी है। फ्लिपकार्ट वाले भैया आए, आपने कोई शर्ट मंगाई थी, शर्ट की डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी है। अब आती है कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी। डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इन पोजेशन। आप छोड़ो, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू सुनाता हूं, ठीक है। वेयर हाउस एक, ठीक है, इसके अंदर मान लो क्या रखा है, इसके अंदर रखा है फॉर एग्जांपल वीटी रखी है। अब ये जो वेयर हाउस है ना, ये वेयर हाउस काफी सारे लोगों का सामान उठा के रखता है। अभी इसने फिलहाल ए का सामान उठा के रखा हुआ था,
और ए ने इसको ना 10 टन वीट के इसके गोडाउन के अंदर रखवा रखे थे। 10 टन हो गया, 10 इंटू 1000 किलो विच इज इक्वल टू 10,000 kg ऑफ वीट। अब ए ने क्या करा, ए ने इस गुड्स को बी को बेच दिया, ठीक है, और अपना बी जो है वो भी इस वेयर हाउस ऑपरेटर के साथ काम करता था। मतलब जो वेयर हाउस ऑपरेटर था वो बी का भी दोस्त था, ए का भी दोस्त था। अब वो ए के बिहाफ पे पहले 10,000 kg वीट उठा रखे थे। अब ए ने क्या करा, ये जितने भी गुड्स हैं वो बी को बेच दिए और बोल दिया इस वेयर हाउस को, अब तू ना ए के बिहाफ पे नहीं, अब तू बी के बिहाफ पे गुड्स को उठाएगा। इसके अंदर देखो आप, गुड्स की एक्चुअल डिलीवरी या फिर एक्चुअल ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आज भी गुड्स इसी वेयर हाउस में है और कल भी गुड्स इसी वेयर हाउस में थे। मतलब जब ए होल्ड करता था तो भी गुड्स इसी वेयर हाउस में थे, अब बी होल्ड कर रहा है तो भी गुड्स इसी वेयर हाउस के अंदर है। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं, ऐसे गुड्स की डिलीवरी को हम बोलते हैं सर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, जिसके अंदर फिजिकल मूवमेंट तो गुड्स का हुआ नहीं, बट हाँ गुड्स की डिलीवरी जरूर हो गई बी को। बी ने देखा ना देखा, बी के वेयर हाउस ऑपरेटर ने बोल दिया सर हाँ, अब एक ए सर के 10,000 kg वीट हमारे पास पड़े थे, अब हम ए नाम की जगह अब आप बी के बिहाफ पे सर, हम आपके बिहाफ पे अब इन गुड्स को होल्ड करेंगे। ऐसी डिलीवरी को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। बात समझ आई या नहीं समझ आई? डिलीवरी टेक्स प्लेस व्हेन पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ गुड्स बिलोंगिंग टू सेलर एक्नॉलेजेस टू द बायर। मतलब पहले बायर सेलर के पास थे, मतलब ए था सेलर जहाँ पे और बी था बायर। एक्नॉलेजेस मतलब बायर को बोला उसने दैट ही होल्ड्स गुड्स ऑन बायर्स बिहाफ, अब वो बी के बिहाफ पे गुड्स को होल्ड कर रहा है। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब आता है एक और, मान लो ईशांत गोयल, मैंने क्या करा, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता हूं। मैंने क्या करा, मैंने 10 टन, मान लो किस चीज के मंगाए, स्पाइसेस के, मैंने 10 टन स्पाइसेस के मंगाए चाइना से, ठीक है। एक शिप है, ये शिप है, सॉरी, धुआं, ठीक है, ये पानी है, शिप पे चल रहा है, ये चाइना से, ये चाइना है और ये इंडिया है, ठीक है। अब ये शिप यहाँ से चाइना के पानी से जहाज से होता हुआ आया इंडिया के ऊपर पोर्ट पे। अब इस पोर्ट पे मेरे पास ना एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि जब मैं यहाँ पे इंपोर्ट एजेंट को दूंगा, इंपोर्ट ऑफिसर को दूंगा, तो वो ऑफिसर, और क्या होता है एक चीज़ और बताता हूँ, जब भी गुड्स इंडिया से बाहर आते हैं इंडिया के अंदर, तो ना यहाँ पे एक सिक्योरिटी चेक होता है। वो देखते हैं कि आपने कोई गैर कानूनी सामान तो नहीं मंगाया, या फिर आप ही हो ना उसके मालिक, ये कोई और तो मालिक नहीं है ना। तो हमें ना इस बैरियर को पार करने के लिए, इंडिया के अंदर तो आ जाते हैं वो, बट इंडिया के अंदर आने के बाद एक बैरियर होता है, गेट होता है, उससे इंडिया के अंदर, इंडिया की सड़कों पे चलने के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना जरूरी है, जिसको हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बिल ऑफ लीडिंग। बिल ऑफ लीडिंग। अब आपने क्या करा था, आपने गुड्स मंगाए, ईशांत ने, मतलब मैंने क्या करा था, मैंने 10 टन स्पाइसेस मंगाए थे चाइना से, और उन स्पाइसेस को मैंने क्या करा था, इन द मीन वाइल मैंने ऑलरेडी एक, मान लो कोई बायर है जिसका नाम है राम, मैंने इन राम जी को क्या करा, ये गुड्स जो आए 10 टन के स्पाइसेस वो बेच दिए, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख रुपए में। तो मैंने उनसे बोला कि सर मेरे गुड्स ना चाइना से आ रहे हैं, और जिस दिन वो बॉर्डर पे आ जाएंगे हम उस दिन बैठ जाते हैं, और उस दिन आपको मैं ये गुड्स सारे ट्रांसफर कर दूंगा। तो मैं ना उनसे 1 लाख रुपए ले लूँगा, और मैं ये बोलूँगा सर ये गुड्स ना इस पोर्ट पे हैं, आप यहाँ से पोर्ट पे जाके ले लीजिए, ये लो आपका बिल ऑफ लीडिंग। आपको ये बिल ऑफ लीडिंग को दिखा के आपको ये लोग गुड्स दे देंगे। ऐसे केस में क्या हुआ, मैंने गुड्स को बेच भी दिया, और मैंने उनको एक ऐसा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया कि अब सर ये जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मैंने आपको बिल ऑफ लीडिंग दिया, आप इसको दिखाओ और आपको ये गुड्स मिल जाएंगे, 10 टन स्पाइसेस आपको मिल जाएंगे। ऐसे गुड्स की ट्रांजैक्शन को जिसके अंदर डिलीवरी हो रही है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल हम देके डिलीवरी जिसकी कर रहे हैं, ऐसे डिलीवरी को हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। आ जाओ एक बार डेफिनेशन के ऊपर। डिलीवरी ऑफ गुड्स इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट मे बी मेड by handing over document of title of goods।
लाइक बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसीट और की ऑफ वेयर हाउस। मान लो ये तो मैंने आपको दिया इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का एग्जाम्पल, या मान लो फॉर एग्जांपल हमारा जो माल है वो ट्रेन से आ रहा था, इसको जब ट्रेन से वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा, हमने उससे पहले किसी को गुड्स को बेच दिया। अब हमने गुड को बेचा, हमने गुड्स को बेचा, साथ साथ हमने उसे कोई डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा ना ऑफ टाइटल की, हाँ भाई अब वो गुड्स का मालिक है। हमने उसको दी रेलवे रिसीट, अब जा रेलवे से पास करा ले। वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी सिक्योरिटी वाला बंदा बैठा है, वो देखिएगा कौन है इसका एक्चुअल मालिक, और एक्चुअल मालिक वो होगा जिसके हाथ में रेलवे रिसीट होगी। ऐसे ही वेयर हाउस से ही मैंने गुड्स को बेच दिया, जैसे ये गुड्स को बेचा था मैंने। अब मैंने क्या करा होगा, ए और बी के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुई थी, मैंने बी को क्या दिया, मैंने उसने वेयर हाउस को बोल तो दिया, इसने डिलीवरी ले ली उसके नाम पे, बट बी के पास एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना जरूरी है, जिसको हम बोलेंगे फॉर एग्जांपल इसमें बिल ऑफ लीडिंग, कि वो जाके बिल दिखाएगा और फिर वो इस वेयर हाउस ओनर से जो है उसकी डिलीवरी ले लेगा। ऐसे डिलीवरी को हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे बिल ऑफ लीडिंग डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डॉक वारंट बोलते हैं, वेयर हाउस कीपिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं, वॉर फिंगर सर्टिफिकेट बोलते हैं, रेलवे रिसीट बोलते हैं, मल्टी बॉर्डर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स होता है। बात समझ आई या नहीं समझ आई? बात समझ आई या नहीं समझ आई? सर बात बिल्कुल समझ आ गई। आज हम क्लास इतने तक ही रखेंगे, बिकॉज आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली है। हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट को चालू करा है, जिसके अंदर हमने ये देखा है दो तरह की पार्टी होती है, एक बायर होता है और एक सेलर होता है। बायर होता है जो गुड्स को खरीदता है, और सेलर होता है जो गुड्स को बेचता है। फिर हमने मनी की डेफिनेशन के अंदर देखा था, मतलब गुड्स की डेफिनेशन के अंदर देखा था, 9 बॉक्सेस टिक होते ही तो वो गुड्स है, 3 बॉक्सेस हटाते ही वो हमारा एक्सक्लूड कर जाते। कौन कौन से? मनी भी नहीं होता हमारा गुड, ना ही हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होता, और नहीं हमारा एक्शनेबल क्लेम था कि अब कोई भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज हमारा गुड्स की डेफिनेशन के अंदर नहीं आता है। फिर गुड्स की डेफिनेशन में सर क्या क्या आता है? सर हमारा आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, स्टॉक, शेयर्स। फिर आते हैं सर हमारा थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, क्रॉप्स, ग्रास, ये सब भी आ जाता है। वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है। शेयर्स भी आ जाता है हमारा। ओल्ड कॉइन्स, एंटीक पीसेज, ये सब आ जाते हैं। एफडीआर आता है। और इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब आ जाता है। फिर हमने देखा एक सेल होता है, एक अग्रीमेंट टू सेल होता है। सेल होता है एग्जिस्टिंग गुड्स का। एग्जिस्टिंग गुड्स के अंदर भी 3 प्रकार के एग्जिस्टिंग गुड्स होते हैं। एक तो एग्जिस्टिंग गुड्स होता है जो कि एग्जिस्टेंस होता है एट द टाइम ऑफ सेल, और उसका ओनरशिप और पोजेशन होता है सेलर के हाथ में। फिर हमने 3 तरह के एग्जिस्टिंग गुड्स देखे थे। स्पेसिफिक गुड्स जो कि स्पेसिफाई होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल। अनअसर्टेन गुड सॉरी, बहुत सारे गुड्स में से हम कुछ स्पेसिफिक गुड्स निकालते हैं जो अनअसर्टेन को असर्टेन बनाते हैं। उसके बाद हमने देखा था फ्यूचर गुड्स, जो कि फ्यूचर में जो गुड्स होते हैं वो फ्यूचर गुड्स होते हैं, जो कि गुड्स आज नहीं है बट हाँ वो मैन्युफैक्चर होंगे, प्रोड्यूस होंगे, एक्वायर होंगे फ्यूचर में जाके। तो ऐसे गुड्स जो कि फ्यूचर गुड्स होते हैं, और कंटिजेंट गुड्स जो कि एक कंडीशन के बाद ही वो गुड्स कंटिजेंट से, मतलब हमने बोला 4 तारीख को अगर आप बेचोगे तो ही हम 4 तारीख को खरीदेंगे, अदरवाइज हम नहीं खरीदेंगे। ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं कंटिजेंट गुड्स। उसके बाद हमने देखा था कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल। सेल जो अग्रीमेंट टू सेल तब बनता है जब बायर और सेलर होते हैं, गुड्स इन एग्जिस्टेंस होते हैं, सेलर ने जो बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी और बायर ने उसका प्राइस पे कर दिया, प्लस में सारे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि अवेलेबल हो, ऐसे एग्रीमेंट टू सेल को हम सेल बोल देते हैं। उसके बाद हमने देखा 3 तरह की डिलीवरी होती है। एक होती है एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल में गुड्स को डिलीवर करे। कंस्ट्रक्टेड डिलीवरी, एक वेयर हाउस को अर्ज को फोन करके बोला आज से तू बी के बिहाफ पे गुड्स को पोजेस करता है। और एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, जब जैसे हमने बिल ऑफ लीडिंग पकड़ा दिया, अब जाके आप अपने वेयर हाउस से इसकी डिलीवरी ले लो। ऐसे गुड्स की डिलीवरी को हम बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। आज की क्लास में समझ आया? सब कुछ याद हुआ या नहीं हुआ? सब कुछ समझ आया नहीं हुआ? आपको जो डेफिनेशन दे रखी है आपको एज इट इज़ ही याद करनी है, इसमें से और कुछ भी याद नहीं करना है अलग से बुक के अंदर जाके। अगर आपको बुक की भी रीडिंग है वो मैं आपको कल करा दूंगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप सब कुछ रिवाइज करके आ रहे हो। और जो मैं होमवर्क देता हूँ, अच्छा आपका आज का होमवर्क है, आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया वो सब कुछ रिवाइज करना है। और ये जो नोट्स हैं, देखो इनकी कॉपी तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि एक बच्चा 2 बच्चा मांगता है, मैं बह जाता हूँ भावनाओं में और मैं कॉपियाँ दे देता हूँ। बट और मैं चलो अपलोड भी करा दूंगा, बट देखो आप उस केस में आप चीटिंग कर रहे हो, वो चीटिंग कर रहे हो आप अपने आप से, मेरे से चीटिंग नहीं कर रहे। देखो मेरे से चीटिंग करके क्या मिलेगा, मैं तो आज यहाँ पे हूँ। ये आप चीटिंग अपने आप से कर रहे हो। आज अगर आप इसको खुद से लिखते नहीं हो, आपको याद नहीं होगा, पहला पॉइंट। अगर आपको याद नहीं होगा, आप पेपर के अंदर अच्छे से नहीं लिख पाओगे, आपको स्पीड का पता नहीं चलेगा, आपको लिखने का पैटर्न समझ नहीं आएगा, आपको चीज़ें याद नहीं होगी। देखो नुकसान सारा आपका है। मैंने तो पढ़ाया, मैंने ये बता दिया, ये ऐसे चीज़ें, ये ऐसे चीज़ें, ये एग्जाम्पल है और ये डेफिनेशन पढ़ा दी, बट अगर आप लिख के नहीं लेके आओगे तो आपका नुकसान है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, जो भी मैं क्लास में नोट्स लिखवाता हूँ, मैं आपको इसकी
अगर बोलोगे तो मैं आपको इसकी फिजिकल डिलीवरी करा सकता हूँ इनकी नोट्स की, बट मैं चाहूँगा कि आपको ना मैं डिजिटल नोट्स दूँ, उसको आप कॉपी करके अपनी बुक्स के अंदर, किताबों के अंदर लिखो, ताकि 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 इससे पता है होगा क्या, इससे आपके लिए ईज हो जाएगी। बात समझ आ रही है आपको? ईज हो जाएगी आपके लिए। आप ना लॉ को थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना चाहोगे और दे भी पाओगे। एक ना फाउंडेशन के अंदर एक ही जो सब्जेक्ट है ना जो सबसे ज़्यादा बच्चों को तंग करता है वो है लॉ का। अब हमें ना लॉ को ही आसानी से पढ़ना है। अब इस आसानी से पढ़ने के लिए ना आपको मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत है आपको घर से होमवर्क करके लाना पड़ेगा, आपको डेली डेली जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रिवाइज करना पड़ेगा, और जो मैं नोट्स लिखवाता हूँ ये आपको ही खुद से भी लिखने पड़ेंगे अपनी कॉपियों के अंदर, सुंदर सुंदर पेन से, सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग से, ताकि आपको ये चीज़ें याद होती चले। देखो नुकसान आपका है और लिखते हो तो भलाई भी आपकी है। तो यू आर योर सेल्फ द डिसीजन मेकर, आपके ऊपर है। मैं आज ये डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको एक बारी में पास होना है या आपको अटेम्प्ट के अंदर पास होना है। आशा करता हूँ आप सब एक बारी में पास हो, बस मेरी तरह मेरी बातें सुनते रहना और जो मैं बोलता हूँ उसका होमवर्क करके आते रहना। हम रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे, हम हर एक चैप्टर के बाद एक क्लास रिटन प्रैक्टिस की रखा करेंगे, जिसके अंदर हम सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। वो सारी क्लासेस में कराऊंगा मैं, और कुछ भी छुड़वाऊंगा नहीं, बट साथ देना पड़ेगा आपको। ऐसी खेल खेल में हम इस लॉ के चैप्टर को, इन लॉ के जितने भी एक्ट है आसानी से याद करेंगे और पेपर में लिख के आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।